एनसीईआरटी में इस टॉपिक का नाम दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्यों दे रखा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। इस वजह से हमारे स्मार्टफोन्स, हमारे लैपटॉप्स, इन सब के अंदर सेमीकंडक्टर्स का यूज़ किया जाता है। दैट इज़ वाई सेमीकंडक्टर्स बोल लो या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बोल लो। अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, सेमीकंडक्टर तो ऐसा लगता है कि एक ऐसा डिवाइस जो कि कंडक्ट करता है आधा आधा नहीं करता। ये कोई बहुत ही रॉ लेवल पे बात। बेसिकली हमको बात करनी है कि अगर हम बात करते हैं सॉलिड्स की, अगर हम करते हैं क्लासिफिकेशन, तो लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। यार कर लेना एडमिट कौन है? कर लो यार, जॉयल कर लो। कर लिया। ठीक है। सो टॉपिक हमने क्या लगाया? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। अगर हम सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, so what categories do we get? Classification of solids on the basis of conductivity के बेसिस पर अगर हम करते हैं सॉलिड्स को क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, तो हमको कैटेगरीज मिलती हैं यहाँ पर। नंबर 1 इज कंडक्टर्स, नंबर 2 इज इंसुलेटर्स एंड द थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर्स। हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहेगा इस चैप्टर के अंदर, दैट इज सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो हमने लिखा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स एंड दिस इज वेरी टिपिकल, है ना। तो कंडक्टिविटी के बेसिस पर हमने जब सॉलिड्स को क्लासिफाई किया, तो ब्रॉडली वी गेट 3 कैटेगरीज। वी हैव 3 कैटेगरीज। यार कर लेना एडमिट कौन है? अस्मिता। ठीक है। We have 3 categories: conductors, insulators and semiconductors. Conductors we have covered in chapter 3. Insulators we have never covered before. ना ही हमको पढ़ना है insulators के बारे में, और वो हमारे स्कोप के बियॉन्ड है। सेमीकंडक्टर्स का हमको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेवल पे पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। और सेमीकंडक्टर्स बिल्कुल एक डिफरेंट ब्रांच है, मतलब मटेरियल्स की या साइंस की, बिल्कुल डिफरेंट है। इसके फंडे बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो इसके लिए एक बिल्कुल अलग ही थियरी बनाई गई है। तो वो आज हम समझेंगे धीरे धीरे कि क्या है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होता है? टिपिकली हम बोलते हैं ना कि कंडक्टर्स में क्या होता है? एनी मटेरियल दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, राइट? Yes, sir. Any material which conducts electric current. कंडक्टर्स क्या होते हैं? एनी मटेरियल विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो कि करंट के फ्लो को अलाउ करता है अपने थ्रू। और इंसुलेटर में क्या है? एनी मटेरियल विच डज नॉट कंडक्ट, विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, which doesn't allow. So this is all very very basic stuff which doesn't allow the flow of electric current. How about semiconductors? Do they allow or not? Sir, allow. Partially allow. Partially टेम्परेचर allow, ज्यादा, क्या कह रहे हो? टेम्परेचर ज्यादा होता है। हाँ, टेम्परेचर का बड़ा खेल है यहाँ पर। तो लिखेंगे कि मटेरियल्स which allow flow of electric current at room temperature. Materials which allow flow of electric current at room temperature. Room temperature कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। हाँ, 25 डिग्री ही लेते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 270 नहीं 298 केल्विन। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पर हमने यहाँ पे लिखा है कि सेमीकंडक्टर्स जो है वो अलाउ करते हैं कि नहीं करते? करते हैं अलाउ। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स अलाउ करते हैं, तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? तो वो तो कंडक्टर्स भी करते हैं। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे ना, तो इनकी जो कंडक्टिविटी है, सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ करती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग सेमीकंडक्टर्स। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या चीज़ इंक्रीज करती है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किसकी? सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर।
यानी कि सेमीकंडक्टर्स रूम टेम्परेचर पर इतने अच्छा कंडक्शन नहीं दिखाते, लेकिन अगर हम टेम्परेचर को 25 से 26, 26 से 27 करते 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 30, 35, 40 लेके जाएं, तो लगातार कुछ अंदर मटेरियल के अंदर कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। कौन सी कंडक्टिविटी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात हो रही है यहाँ पर, हीट की बात नहीं हो रही। आप लिख लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पास, मतलब अपने थ्रू पास करवाने का जो कैपेबिलिटी है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। क्या कंडक्टर्स में ऐसा होता है? नो सर, कंडक्टर्स में उल्टा होता है, ठीक है उल्टा ना? होते हैं। हाँ, तो अब ये आपने लिख लिया इस तरीके से, इसको हम दोबारा से लिखते हैं ज़रा। तो आप लिखो कि इन चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये जो हमारा चैप्टर 3 था करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, इसके अंदर पढ़ा था हमने कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, याद है? यस सर। टेम्परेचर को बढ़ाने पर ये जो अपवर्ड एरो है ये इंडिकेट कर रहा है कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, किसका? फॉर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स। फॉर कंडक्टर्स। और अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो क्या हम जानते हैं कि आर होता है रो एल अपॉन ए, है ना? यस सर। अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगी, तो दिस Yes. इंप्लाइज कि रेसिस्टिविटी भी बढ़ रही है। और ये जो कंडक्टिविटी होती है ना, कंडक्टिविटी होती है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, ठीक है? यस सर। तो अगर रेसिस्टिविटी बढ़ रही है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज मारेगी। यस सर। तो ओवरऑल हम ये देख पा रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, घट रही है? कंडक्टिविटी घट रही है। कंडक्टिविटी घट रही है। तो ये तो बिल्कुल उल्टी कहानी हो रही है कंपेयर टू सेमीकंडक्टर्स, है ना? यस सर। बिल्कुल। चैप्टर 3 इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ कंडक्टर्स, क्योंकि वहाँ पर हम करंट पास करवाते हैं, रेसिस्टेंस की बात करते हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो हमने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऑब्जर्व करी है कि कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, कंडक्टर्स के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी ड्रॉप करती है, डिक्रीज करती है उसकी वैल्यू। बट सेमीकंडक्टर्स के अंदर ऐसा देखा गया है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज। इंक्रीज करती है। तो ये एक बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि हमको दिमाग में लॉक करना है अच्छे से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। When we increase temperature, something happens inside the semiconductor material, as a result of which its electrical conductivity goes on increasing. However, in the case of conductors, if we increase temperature, the electrical conductivity goes on decreasing. लिख लिया पूरा यहाँ तक? यस सर। ठीक है। तो क्या हम जानते हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड अल्फा? अल्फा होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, याद है? Yes. टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ा था हमने चैप्टर 3 के अंदर। ये जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स के लिए अल्फा होता है पॉजिटिव, और सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा होता है नेगेटिव। इसको लिख लो जरा एक बार। कंडक्टर्स के लिए अल्फा इज पॉजिटिव एंड सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा इज नेगेटिव। अल्फा अगर पॉजिटिव होता है इसका मीनिंग होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस राइज करेगा और रेसिस्टिविटी राइज करेगी, और क्या चीज़ ड्रॉप करेगी? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। और अल्फा नेगेटिव होने का मीनिंग होता है कि टेम्परेचर राइज करने पर रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा, रेसिस्टिविटी डिक्रीज करेगी, और कंडक्टिविटी शूट करेगी, इट विल इंक्रीज। ठीक है? यस सर। ठीक है। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। अगर अल्फा पॉजिटिव है यानी कि टेम्परेचर और रेसिस्टेंस साथ साथ बदलेंगे, साथ साथ वेरी करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि रेसिस्टेंस इंक्रीज करने पर रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है? क्योंकि सर आर इक्वल टू रो एल ओवर ए होता है और एल और ए कांस्टेंट होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। एल और ए वैसे तो कांस्टेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं थर्मल एक्सपेंशन होगा ना, थर्मल एक्सपेंशन। हाँ, तो यानी कि इन सब बातों को करते वक्त थर्मल एक्सपेंशन को नेग्लेक्ट किया जाता है, राइट? ठीक है, ठीक है। तो किसका अल्फा पॉजिटिव है? कंडक्टर्स का अल्फा पॉजिटिव है। कंडक्टर्स का अल्फा पॉजिटिव होने का मीनिंग क्या हुआ? कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस राइज करेगा और रेसिस्टिविटी राइज करेगी। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? रेजिस्टिविटी और कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। इनफैक्ट दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, है ना? यस सर। ठीक है, ठीक है। ये सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। सिग्मा इज कंडक्टिविटी। व्हाट इज रो? रो इज
Resistivity. Resistivity. Rho is resistivity. And what is R? R is resistance. R is resistance. Resistance की यूनिट क्या होती है? ओम. ओम. रेसिस्टिविटी की? ओम मीटर. कंडक्टिविटी की? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. ठीक है. अच्छा, इंसुलेटर्स का क्या सीन है? इंसुलेटर्स का अल्फा बी नेगेटिव, इनका भी नेगेटिव होता है. आगे की बात नहीं करी हमने यहाँ पर क्योंकि इंसुलेटर्स का हमारा स्कोप के बियॉन्ड है. सो विल नॉट टॉक अबाउट इंसुलेटर्स. ठीक है. इसके रिगार्डिंग ना एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, उसकी भी हम बात करते हैं जरा. ये सब नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर. Yes, sir. ठीक है. ठीक है. चैप्टर का नाम क्या है? सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर्स. अच्छा, ये बताओ कंडक्टर्स के कुछ एग्जांपल्स पता है हमको? आयन. हाँ बिल्कुल, भरे पड़े हैं यार. कंडक्टर्स के लिखो एग्जांपल्स. हाँ, कॉपर. कॉपर मतलब COPPER, कॉपर. आयरन इज अ गुड एग्जांपल ऑफ कंडक्टर. Fe. व्हाट एल्स? सिल्वर. Metals. हाँ, सारे मेटल्स. बहुत बढ़िया. यानी कि Ag, गोल्ड. गोल्ड मेटल ही है ना? यस सर. ठीक है. प्रेशियस मेटल बोलते हैं ना गोल्ड को. ठीक है. यानी कि मोस्ट मेटल्स है ना? मोस्ट मेटल्स. मोस्ट मेटल्स आर Conductors. अच्छा, इंसुलेटर्स के पता है कुछ एग्जांपल्स क्या? कार्बन. ऐसे मत बताओ जो कि रोजमर्रा की. अच्छा वैसे. ऐसा तुम लोग हाई फाई बातें कर रहे हो बहुत. प्लास्टिक. हाँ बिल्कुल, ऐसे औकात में वाले, जो औकात में हमारे. प्लास्टिक. लकड़ी. यस सर. वुड. ग्लास. रबर. ऐसे वाले बच्चों वाले. प्लास्टिक, वुड, ग्लास, रबर. ग्लास कंडक्टर तो नहीं है ना? No, sir. ग्लास पता है ना, वो बोरोसिलिकेट वाला ग्लास. वो वाला ग्लास नहीं जो यूटेंसिल्स में घर में यूज करते हैं, एल्यूमिनियम का. उसकी बात नहीं कर रहा मैं. ठीक है. तो इंसुलेटर्स हो गए प्लास्टिक, वुड, ग्लास, रबर. ओके. और चैप्टर का नाम क्या है? सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर्स. इनके क्या एग्जांपल्स हैं? सिलिकॉन. अरे वाह, बढ़िया. जर्मेनियम. बहुत बढ़िया, तुम लोगों को पता है सब. सिलिकॉन, जर्मेनियम और भी कुछ है क्या? बस बस इतना काफी है. इन्हें बोलते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स. एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स. एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं इनको हम. सिलिकॉन का सिंबल क्या होता है? SI. इसका होता है GE. ठीक है. और ज्यादा अबंडेंस में सिलिकॉन होता है ना? अवेलेबल इन मोर अबंडेंट इन नेचर. तो ज्यादा अबंडेंट कौन है? Silicon. इसी वजह से वो सुना होगा ना, US में सिलिकॉन वैली करके, कैलिफोर्निया में. ठीक है. तो सिलिकॉन इज मोर अबंडेंट इन नेचर and germanium is rather scarce. It is scarce. इसकी कमी है थोड़ी सी जर्मेनियम की. ठीक है. ये तो होगा एग्जांपल. अच्छा, ये बताओ कि ये दोनों जो हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, पीरियोडिक टेबल पता है आप लोगों को? पीरियोडिक टेबल है ना? यस. तो पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये? ओके. ये होते हैं कार्बन के जस्ट नीचे. कार्बन के जस्ट नीचे, यानी कि ये ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं. तो ग्रुप 14 के अंदर आता है कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन आता है. ये सब आपको याद होना चाहिए. आता है लेड. तो ये दोनों हैं हमारे क्या? सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर्स. तो यानी कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बिलोंग टू. सेमीकंडक्टर्स. नहीं, वो तो सेमीकंडक्टर्स हैं. दे बिलोंग टू ग्रुप 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बिलोंग टू ग्रुप 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. और हम जानते हैं ना कि ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो टेट्रावेलेंट होते हैं. यस सर. Thus these are टेट्रावेलेंट एलिमेंट्स.
Thus these are टेट्रावैलेंट Valent elements. टेट्रावैलेंट, मतलब टेट्रा मतलब 4 और वैलेंट मतलब वैलेंसी। Valence. यानी कि इनकी वैलेंसी 4 है। टेट्रा मतलब 4 और वैलेंट मतलब वैलेंसी की बात कर रहा है। तो इनकी वैलेंसी कितनी है? 4 तो i.e. their valency is 4. Valency मतलब number of electrons in the outermost shell. This means they both have, ये they both कौन है? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम Silicon. Silicon And germanium, बिल्कुल। They both have 4 electrons in the outermost shell. This means they both have 4 electrons in the outermost shell of the atom. एटम की आउटरमोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिलिकॉन के अंदर भी और जर्मेनियम के अंदर भी। आउटरमोस्ट शेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। वैलेंस शेल। अच्छा, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, शेल एंड शेल के अंदर सब शेल, राइट? यस सर। Yes, sir. और वैसे ही केमिस्ट्री के अंदर हम होते हैं ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स, ठीक है? Orbitals. हाँ, बात एक ही है ना, शेल और ऑर्बिट। जैसे कि शेल और ऑर्बिट होता है, वैसे ही सब शेल और ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना? यस सर। Yes, sir. ओके, यानी कि शेल एंड ऑर्बिट आर वन एंड द सेम थिंग, सब शेल एंड ऑर्बिटल्स आर वन एंड द सेम थिंग। ओके, तो ये सब वर्ड्स यहाँ पे यूज करेंगे अभी हम धीरे धीरे। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बिलोंग टू ग्रुप 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एंड बिकॉज दे आर बिलोंगिंग टू ग्रुप 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सो दे आर ट्राइवेलेंट। नो, दे आर Tetravalent. टेट्रावेलेंट। देयर वैलेंसी इज 4। हम जानते हैं कि सारे के सारे अगर किसी की वैलेंसी 4 है तो बनाएगा 4 कोवेलेंट बॉन्ड। Yes, sir. तो लिखो बोथ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। बोथ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्यों बनाते हैं? बॉन्डिंग क्यों होती है? जैसे कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। पता है ना कि 8 सी होते हैं। यस सर। हाँ, बॉन्डिंग क्यों होती है? जिससे कि उनका ऑक्टेट हो जाए कंप्लीट। तो both silicon and germanium form 4 covalent bonds to complete their octet and become stable. तो कह सकते हो कि by forming 4 covalent bonds, by forming 4 covalent bonds with the neighboring by forming 4 covalent bonds with the neighboring atoms, each silicon atom, हम ज्यादा बात करेंगे किसकी? जो कि ज्यादा अबंडेंस में अवेलेबल है, सिलिकॉन की। बाय फॉर्मिंग 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स विद द नेबरिंग एटम्स, ईच सिलिकॉन एटम क्लेम्स अ कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग क्यों होती है? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। बाय फॉर्मिंग 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स विद द नेबरिंग एटम्स, ईच सिलिकॉन एटम क्लेम्स क्या? क्लेम्स अ Complete octet कंप्लीट ऑक्टेट। किस चीज का? इलेक्ट्रॉन्स का। of electrons. ठीक है। अच्छा, कार्बन क्या है? कार्बन जो है इन दोनों के जैसे ऊपर है। Tetravalent. हाँ, कार्बन भी टेट्रावेलेंट है, लेकिन वो क्या है? इज इट अ कंडक्टर और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर? इंसुलेटर। कार्बन इज इंसुलेटर। यानी कि कमाल की चीज है कि हल्का सा नीचे उतरते ही सेमीकंडक्टर आ गया। समझेंगे इसके बारे में भी कि इसमें क्या पंगा है, कि ऐसा क्या बदल रहा है यहाँ पर नीचे जाने पे। आपको पता है ना कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि नीचे जाने पे चेंज होती हैं, ट्रैवल करने पे चेंज होती हैं, है ना? यस सर। तो यहाँ पर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि कार्बन से नीचे उतरते ही इंसुलेटर बन गया सेमीकंडक्टर। ठीक है, समझेंगे इसके बारे में। तो ठीक है, सो व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर? फर्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। कौन कौन से टाइप्स लिखे हमने? कंडक्टर्स,
इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। और यहाँ पर कंडक्टर्स के एग्जांपल्स क्या थे? सारे के सारे मेटल्स, मतलब मरकरी को नहीं मानेंगे, मरकरी को मान लेंगे वैसे तो मोस्ट मेटल्स, और लेकिन सॉलिड्स में नहीं आता ना, इस वजह से मरकरी को हम हटा सकते हैं। इंसुलेटर्स में क्या आएगा? वही प्लास्टिक, रबर, ग्लास, वुड, ठीक है। और सेमीकंडक्टर्स में क्या आएगा? जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है सेमीकंडक्टर्स की। अंदर कुछ ऐसा होता है, अंदर कुछ क्या होता है वो हम समझेंगे कि इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, यानी कि करंट को अलाउ करते हैं, अलाउ नहीं करते हैं? करंट को अलाउ करते हैं, बढ़िया बढ़िया अलाउ करते हैं। और कंडक्टर्स में क्या होता है? कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। ऐसा क्यों होता है? रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? डेड वेलोसिटी बढ़ जाती है, हाँ हाँ, एंड उनका कंप्लीशन जल्दी होता है, तो क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। बहुत बढ़िया, नाइस। तो सवाल ये था कि कंडक्टर्स के अंदर डिस्कस कर लेते हैं इसको फटाफट से। कंडक्टर्स के अंदर जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, राइट? यस। यानी कि अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनकी टक्करें बहुत जल्दी जल्दी होती हैं, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो टक्करें जल्दी जल्दी होंगी, यानी कि जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा? डिक्रीज। टाइम मिल ही कहाँ रहा है रिलैक्स करने का, डिक्रीज कर गया। और हम जानते हैं कि रेसिस्टिविटी का सच्चा फॉर्मूला क्या है? m/n² टाउ। देखा है कभी ये? यस यस। रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू m/n² टाउ। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि रेसिस्टिविटी का तो टाउ से इनवर्स रिश्ता है, तो अगर टाउ डिक्रीज मारेगा तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज। इंक्रीज करेगी, और रेसिस्टिविटी इंक्रीज करने की वजह से हम जानते हैं कि R होता है ρl/a, तो यहाँ पर रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये है असली फंडा कि रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह से कोलिजन फ्रीक्वेंसी का बढ़ना मतलब कोलिजन्स का जल्दी जल्दी होना। कोलिजन अगर जल्दी जल्दी होंगे तो जो टाइम है बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स वो डिक्रीज कर जाएगा, और वो डिक्रीज कर जाएगा तो रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी, और रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो कंडक्टर्स का अल्फा का क्या सीन है? अल्फा पॉजिटिव है नेगेटिव है? अल्फा पॉजिटिव है। और सेमीकंडक्टर्स का अल्फा नेगेटिव। अल्फा नेगेटिव है इनका। ये सारी की सारी बातें हम सेमीकंडक्टर्स के अंदर यूजुअली नहीं करते हैं, इसके लिए अलग थियरी है, और उस थियरी को बोलते हैं एनर्जी बैंड्स थियरी, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी बैंड्स। वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी बैंड्स टुडे। लिख लिया पूरा यहाँ तक? यस सर। ठीक है, ठीक है। आप लोगों को याद होगा कि हमने पढ़ा था ना, एटम्स करके चैप्टर था, एटम्स। तो एटम चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोलेटेड एटम। तो इन दिस chapter we studied about an कौन सा एटम? आइसोलेटेड एटम, या फिर सिंगल एटम बोल सकते हो, जो कि अकेला हो बिल्कुल। बट ऐसा होता कहाँ है? किसी भी सॉलिड की अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड के अंदर तो लाखों करोड़ों अरबों होते हैं एटम्स, है ना। 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर एटम्स होते हैं, 6.023 10⁻23 एटम्स। यानी कि ये सब कहाँ, ये जो हमने पढ़ा है चैप्टर एटम्स करके, इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा है? द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोलेटेड एटम। बट इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे सॉलिड्स के बारे में। सॉलिड जब बनते हैं तो लाखों करोड़ों अरबों एटम्स पास आते हैं। तो जो फंडे हमने यहाँ पे पढ़े थे वो बदल जाएंगे अब यहाँ पर। तो थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं और फिर हम धीरे धीरे एंटर करेंगे सॉलिड्स में क्या होता है। तो देखो, अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड एटम है तो उसके अंदर अगर हम बनाते हैं इसको, सो लेट अस से दिस इज एन आइसोलेटेड एटम, and let us say this is the nucleus of that atom, प्लस Ze, याद है प्लस Ze? यस सर। ठीक है। और ये क्या है? ये कोई ऑर्बिट है जिसमें कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो ये रहा हमारे पास इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन है मान लेते हैं कि न्यूक्लियस से स्मॉल r दूर है। दिस इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट
r is the radius of orbit. R is the radius of orbit, or you can say it is the distance of electron from nucleus. Distance of electron from nucleus. तो हमने यहाँ पे निकाला था ना कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, याद है? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, और पोटेंशियल एनर्जी कभी भी अकेले की नहीं होती, हमेशा पेयर की होती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पेयर अगर हम निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी किसकी? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पेयर होती है ना, Q1 Q2 अपॉन R, याद है? Yes, sir. तो यहाँ पर जो Q1 है वो है आपका इलेक्ट्रॉन, ZE. ठीक है, उसको दूसरे. इलेक्ट्रॉन ले लिया हमने। और Q2 क्या है? Q2 है हमारा न्यूक्लियस। तो Q1 कितना है? माइनस ई, और Q2 कितना है? प्लस का ZE, ठीक है। Yes, sir. तो U कितना आ Yes, जाएगा? sir. K इंटू माइनस Minus इंटू, KZE square. बिल्कुल, ये सब बातें पुरानी है, Yes. तो हम बातें पहले कर चुके हैं। तो माइनस KZE स्क्वायर अपॉन R। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पेयर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम। तो लिखो ग्राफ ऑफ U वर्सेस R, ग्राफ ऑफ U वर्सेस R। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है। इस नेगेटिव साइन की वजह से क्या होगा? ग्राफ बनेगा नीचे की तरफ, ग्राफ बनेगा नीचे। तो ऐसे बनेगा ग्राफ कि ये जो है हमारे पास, दिस इज दी एक्स एक्सिस एंड दिस इज दी वाई एक्सिस। अब देखो मैंने नीचे बनाया है, यहाँ ये एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने यहाँ पे क्या लिया है? आपने यहाँ पे लिया है एनर्जी, और यहाँ पर आपने क्या लिया है? यहाँ पे आपने लिया है रेडियस। रेडियस मतलब वो जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से। ये हो गया माइनस आर, ये हो गया प्लस आर। ये आर क्या चीज है? आर इज द डिस्टेंस बिटवीन Distance between the electron and the nucleus. इलेक्ट्रॉन एंड nucleus. इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी है ये। और ये कैपिटल यू क्या चीज है? ये पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख लो यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, काफी स्कोरिंग चैप्टर है ये, और काफी डिफरेंट चैप्टर है बाकी चैप्टर्स से। इट इज अनलाइक एनी अदर चैप्टर दैट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। ये इनफैक्ट फिजिक्स में डाल दिया इन लोगों ने, तो पढ़ाना पड़ रहा है, अदरवाइज ये चैप्टर फिजिक्स में नहीं आना चाहिए। ये केमिस्ट्री का चैप्टर है देखा जाए तो। वो है ना आपका केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर 1 सॉलिड्स, Yes, sir. वो उसके अंदर जो पोर्शन कटा है वो पोर्शन यहाँ पे आपको पढ़ना है बेसिकली। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर हम बनाएंगे ग्राफ, तो व्हाट इज द रिलेशनशिप? U और R में कैसा रिश्ता है? देख रहे हो, इनवर्स रिलेशन है Inverse. ना। Yes, तो sir. यहाँ पर एक तो इनवर्स रिश्ता है, ऊपर से माइनस भी लगा हुआ है। तो माइनस की वजह से तो ये हुआ कि ग्राफ थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और इनवर्स की वजह से आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट? Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये ऐसे बन जाएगा, ये और ये। सो ये कौन सा ग्राफ बनाया हमने? ये बनाया हमने U वर्सेस R का ग्राफ, U वर्सेस R। Okay, so this is the graph of electrostatic potential energy of electron nucleus pair. ये ड्रॉ कर लिया? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल लो या फिर ऑर्बिटल्स बोल लो। तो जैसे होता है ना 1s 2s 2p 3s 3p, पता है सब? Yes, yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो Yes, यानी कि sir. सबसे पहला होता है 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s 3p, ठीक है। Yes, sir. तो इनको मार्क करना स्टार्ट करते हैं जरा एक एक करके। और देखो यहाँ इसके अंदर आपको ऐसे समझना है कि ये जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन, ये ओरिजिन है जहाँ पर न्यूक्लियस प्लेस्ड है बेसिकली। ये देखो यहाँ पर, ये जहाँ पे न्यूक्लियस है वहां से आर मेजरमेंट स्टार्ट हो रहा है। तो न्यूक्लियस पे अगर आप खड़े हो तो आर का वैल्यू 0 होगा, यानी कि ये जो पॉइंट मैंने मार्क किया है यहाँ पर, दिस रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. दिस ओरिजिन रिप्रेजेंट्स व्हाट? Position of nucleus. पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर रहा है वो, ठीक है। और यहाँ पर भाई न्यूक्लियस के बाहर चालू होता है ना वो
ऑर्बिट्स का आना, ऑर्बिटल्स, इस न्यूक्लियस के बाहर हैं हमारे ऑर्बिटल्स और ऑर्बिट्स। तो अगर जो सबसे पहला ऑर्बिटल है वो कौन सा होता है? 1s ऑर्बिटल। तो 1s ऑर्बिटल यहाँ मार्क कर लो, सबसे अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस है आपका, समझ के चलना है कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा ऑर्बिटल? 1s ऑर्बिटल हो गया आपका। और इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा? इसके बाद आएगा 2s ऑर्बिटल, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, यह आएगा 2s ऑर्बिटल। इसके बाद कौन सा आएगा? इसके बाद आएगा 2p, तो ये आ गया आपका 2p ऑर्बिटल। और ये 2s और 2p पास पास क्यों है? क्योंकि टू शेल का पार्ट है ना, इस वजह से थोड़ा पास पास आ रहे हैं। उसके बाद आएगा 3s, 3s यहाँ कहीं आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, एक तरीके से इसे हम बोलते हैं एनर्जी बैंड, एनर्जी लेवल डायग्राम। दिस इज कॉल्ड एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर ये जो 1s है, इसके करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी मार्क कर सकते हो आप, E1s, इसके करस्पॉन्डिंग E2s, 2p के करस्पॉन्डिंग E2p, यहाँ पर E3s, यानी कि हर ऑर्बिटल की एक वेल डिफाइंड एनर्जी है, E1s, E2s, E2p, E3s। ये सारी बातें किसके बारे में हो रही हैं? ये हो रही हैं एक आइसोलेटेड एटम के बारे में, आइसोलेटेड एटम के बारे में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इनफैक्ट एनर्जी लेवल डायग्राम किसका? ऑफ आइसोलेटेड एटम, ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। अगर हम बात करते हैं किसी सॉलिड की, तो सॉलिड के अंदर क्या एक एटम होता है? नो सर, कितने होते हैं? बहुत ज़्यादा, 10⁻23 के ऑर्डर के होते हैं। यानी कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, वहाँ पे चीज़ें बदलेंगी। तो एक काम करते हैं, हम 2 लेते हैं एटम, फिर देखते हैं कि क्या क्या हमको समझ में आता है। ये ड्रॉ कर लिया? यस सर, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर भी होंगे ना, 3s के ऊपर क्या होगा? 3p। 3p, ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा। और फिर ना पास आते रहेंगे वो ना ऑर्बिटल्स, बहुत पास, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से जाते हैं दूर, वैसे वैसे ऑर्बिटल्स आते हैं पास। As we go away from the nucleus, the orbitals, the gap between the orbitals goes on decreasing. Okay, now let us talk about the situation where we have 2 atoms. देखो एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम of 2 closely spaced atoms, energy level diagram of 2 closely spaced atoms. हमारे पास 2 एटम्स हैं, अगर 2 एटम्स पास पास आएंगे तो क्या होगा? तो उनके बीच में एक ओवरलैपिंग स्टार्ट होने लगेगी। बना के देखते हैं। तो मान लो कि जो एटम्स हैं वो पास पास आ गए हैं, तो देखो ध्यान से, ये है आपके पास स्मॉल r वाला एक्सिस, और ये है हमारे पास एनर्जी वाला एक्सिस पहले वाले एटम के लिए, और ये है एनर्जी वाला एक्सिस दूसरे वाले एटम के लिए। और इस तरह से आप बनाओगे ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फॉर द फर्स्ट एटम, एंड यहाँ बनाओगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फॉर द सेकंड एटम। बात समझ में आ रही है? यस सर, ये क्या दिखा रहे हैं हम? ये दिखा रहे हैं हम कि इनके बीच में क्या हो रही है, इनके बीच में एक ओवरलैपिंग चालू हो चुकी है। बिल्कुल। किनके बीच में? 2 एटम्स के ऑर्बिटल्स के बीच में। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इनके ऑर्बिटल्स मार्क करते हैं, सबसे अंदर कौन सा होता है ऑर्बिटल? 1s, 1s, फिर 2p, 1s, सॉरी 2s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p, और 2p के बाद yes, 3s। तो एक काम करो, जो इंटरसेक्शन हुआ है ना यहाँ, इसको बोल दो 3s बोल दो इसको, बस समझने के लिए। तो हमने मान लिया कि इंटरसेक्शन कहाँ पर हुआ है, कौन सा ऑर्बिटल से चालू हुआ है इंटरसेक्शन? 3s, 3s से। तो यानी कि 3s ऑर्बिटल हो गया दोनों का ओवरलैप। तो ऐसा होने से क्या होगा? ऐसा होने से ये होगा कि यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उनको फ्रीडम मिल चुकी है कि वो पूरे के पूरे लैटिस में यहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा वो सिर्फ इसी वाले न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा वो इसी वाले न्यूक्लियर के इन्फ्लुएंस में होगा। लेकिन जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ना, यहाँ पर, वो पूरे के पूरे लैटिस में 3 डायमेंशनल स्पेस में घूमेगा। बात समझ में आ रही है? yes sir, ओवरलैपिंग होने की वजह से ऐसा हो रहा है।
इस डायग्राम के अंदर हमने रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर आप मार्क कर लो U और यहाँ पर U, ये स्मॉल r, ये भी स्मॉल r, ये हो गया आपका न्यूक्लियस बोल दो इसको N1, न्यूक्लियस N1 बोल दिया, इसको बोल दो न्यूक्लियस N2। तो यहाँ पे हमने ये समझा बेसिकली कि जब एटम्स आते हैं पास पास, भाई अगर हमको इवेंचुअली एक सॉलिड बनाना है तो एटम्स को पास आना होगा, तो एटम्स अगर आएंगे पास पास तो क्या हो जाएगी चालू, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ओवरलैप। बिल्कुल, बस यही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आप लिख सकते हो कि इन दिस सिचुएशन, थोड़ा सा लेट अस राइट सम टेक्स्ट अबाउट इट। लिखो इन दिस सिचुएशन the two atoms are at such a separation. In this situation the two atoms are at such a separation that their कौन सा ऑर्बिटल कर रहा है ओवरलैप? 3s orbitals are overlapping. In this situation the two atoms are at such a separation that their 3s orbitals are overlapping. However, 1s, 2s and 2p orbitals are not overlapping. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 1s, 2s और 2p में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी रिस्पेक्टिव न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस को ही एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन 3s वाले और 3s के ऊपर वाले जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स बाकी न्यूक्लियस को भी, मतलब अलग अलग न्यूक्लियस को भी के इन्फ्लुएंस में भी आ रहे होंगे यहाँ पर। तो however 1s, 2s and 2p orbitals are not overlapping. तो लिख सकते हो कि the electrons present in 3s orbital is free to move. The electrons present in 3s orbital are free to move in the whole combined common 3s orbital. ये बात समझ में आ रही है कि 3s ऑर्बिटल एक कंबाइन हो गया है, कॉमन ऑर्बिटल बन गया है? Yes, sir. ठीक है, कितने लोग हैं यहाँ पर? ठीक है, सब है ना? ओके। तो यहाँ पे क्या लिखा था? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 3s ऑर्बिटल आर फ्री टू मूव इन द होल कंबाइंड कॉमन 3s ऑर्बिटल. This orbital is called molecular orbital. This combined orbital is called क्या? Molecular orbital. Molecular orbital, absolutely. This combined orbital is called molecular orbital. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? यहाँ पे हमने ये सीखा कि अगर एटम्स आएंगे पास पास, जब एक सॉलिड बनेगा और एटम्स आएंगे पास पास, अब क्योंकि पॉसिबल नहीं है सब कुछ बना के दिखा पाना, तो यहाँ पे हमने सिर्फ 2 ही का एग्जांपल लिया है। अभी इसके बाद मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, वहाँ पे आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। बट दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन डू व्हेन इट कम्स टू अ 2-डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर हम देखा कि अगर 2 आइटम्स आएंगे पास पास, तो ये है पहले वाले आइटम की न्यूक्लियस, ये है दूसरे वाले आइटम की न्यूक्लियस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग हो रही है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पर, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। और इसके ऊपर वाले जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो सब भी ओवरलैप कर रहे होंगे यहाँ पर दोनों के दोनों एटम्स के, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारे सबसीक्वेंट 3p, 4s, 4d and so on. Fine. This is the first shell, this is the second shell, 2s and 2p, and then 3s and 3p is the third shell, and so on. So this is our molecular orbital. लिख लिया था पूरा? Yes, sir. ओके, तो यार कंक्लूजन यही है कि बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बाहर वाले ऑर्बिटल्स का, उसमें ओवरलैपिंग हो रही है। तो आप लिख सकते हो कि ये जो हमने ऊपर डिस्कशन किया है
इसका कंक्लूजन क्या है? तो इसका कंक्लूजन लिख लो. व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द अबव टॉपिक? कंक्लूजन है कि व्हेनेवर atoms come close together, whenever atoms come close together, their electron clouds of outer orbitals, begin to overlap. Whenever atoms come close together, their electron clouds of outer orbitals begin to overlap, and as a result, the electrons present in overlapped orbitals, become free to move in the entire lattice of the solid. यहाँ पर हमने कितने एटम्स का एग्जांपल लेके समझा है? 2 atoms. दो एटम्स का लिया हमने. ये जो भी हमने ऊपर डिस्कशन किया है, दिस इज द बेसिस वी आर गोइंग टू यूज टू अंडरस्टैंड अबाउट एनी सॉलिड गोइंग फॉरवर्ड. तो ये काम करते हैं, थोड़ा सा और मतलब थोड़े से ज़्यादा ले लेते हैं इस बार हम एटम्स और उससे समझते हैं इस बार. तो जैसे हमने यहाँ पे दो लिए थे और यहाँ पे लिखा था ना 2 क्लोजली स्पेस्ड एटम्स. नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ सॉलिड जिसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे. तो देखो एनर्जी लेवल डायग्राम, ये वाला चैप्टर हो गया स्कूल में? सर मेरी क्लास में तो वेव ऑप्टिक्स चल रहा है. अच्छा ओके. अच्छा हाँ, एक और चीज़ पता लगी थी कि पोलराइजेशन का जो टॉपिक हमने किया था ना, पोलराइजेशन, वो कट गया एक्चुअली सिलेबस में से. मैंने ध्यान नहीं दिया, पढ़ा दिया वो एक्स्ट्रा. कोई बात नहीं. एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ अ सॉलिड. तो आप लिख सकते हो कि इन अ सॉलिड ऑल एटम्स आर अरेंज्ड. सॉलिड के अंदर क्या होता है? ऑल एटम्स आर अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड लैटिस स्ट्रक्चर, राइट? ऐसे ही पढ़ाते हैं केमिस्ट्री के अंदर हमको कि इन अ सॉलिड ऑल एटम्स आर अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड लैटिस स्ट्रक्चर. किसी भी सॉलिड के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं, दे आर ऑल अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड लैटिस स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या होता है? एटम्स के बीच में एक फिक्स्ड इंटर एटॉमिक सेपरेशन होता है. हैविंग अ फिक्स्ड इंटर एटॉमिक सेपरेशन. तो अगर हम एग्जांपल लेके ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो लेट्स सी व्हाट वी गेट. तो अगर हम बनाते हैं इसको, तो लेट अस ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक दिस एंड वर्टिकल लाइंस very near to each other, because we want to make the u versus r curves basically. So let us take how many we have taken? We have taken 6. So we are taking an example of 6 atoms, है ना. इससे ज़्यादा, इससे थोड़ा पूरा का पूरा हमारा को समझ में आ जाएगा कि बात क्या हो रही है. एक सेकेंड. तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसमें y एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं? एनर्जी u. तो आप लोग u लिख लो यहाँ पर सब में. And on the this thing, on the x axis we have taken r and r over here. Now let us draw the rectangular hyperbolas. So this is going to be like this and like this. ये ऐसा हो जाएगा. तो हम देख पा रहे हैं कि इंटरसेक्शन हो रहा है इन सबके बीच में, है ना? यस सर. तो ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया. तो द आइडिया इज टू रिप्रेजेंट दैट कि जब एक सॉलिड बनता है
तो ओवरलैपिंग होनी एकदम गारंटीड है। यहाँ से हम बस यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सब एग्जाम में नहीं आने वाला बनाने के लिए, तो यू डोंट हैव टू बॉदर फ्रॉम दैट फ्रंट, इट इज़ जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग सेक। बट इसको समझने के बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आएगी सामने, अभी हम देखते हैं। ओके, तो ये हम क्या दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास दिस इज न्यूक्लियाई, दिस इज न्यूक्लियाई। हाउ मेनी एटम्स यू हैव टेकन हियर? 6. You have taken 6 atoms. This is nuclei. This is nuclei N1, N2, N3, N4, N5 and N6. ये ड्रॉ कर लिया? Yes, sir. ठीक है। अब ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पर इस तरीके से, सो ये वाला ऑर्बिटल कर गया क्या? Intersect. ओवरलैप कर गया ये। Overlap. ओवरलैपिंग हो गई ऑर्बिटल की। इस वाले ऑर्बिटल के ऊपर वाले जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे उनमें भी ओवरलैपिंग होगी क्या? बिल्कुल होगी। ठीक है, इस वाले ऑर्बिटल और इस वाले ऑर्बिटल के ऊपर वाले जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनमें सब में क्या होगी? उनमें सब में ओवरलैपिंग होगी। समझ नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो हमने दिखाया है यहाँ पर, ये है हमारे पास, जैसे कि वहां पे मार्क किया था ना हमने 1s 2s 2p और यहाँ पे दिखा था 3s। तो यहाँ पर मैं ये डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन सारे के सारे एटम्स के 3s ऑर्बिटल्स कर गए हैं ओवरलैप। तो 3s ऑर्बिटल अगर कर गया ओवरलैप तो यहाँ पे कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन इन सब में मूव कर सकता है। सिमिलरली 3s के ऊपर होगा 3p, तो 3p वाले भी, क्योंकि 3p वाले इसके ऊपर ही होते हैं, तो अगर 3s से ओवरलैपिंग चालू हो गई तो 3p भी तो ओवरलैप होगा ही होगा, है ना? यस सर। तो उसके अंदर यानी कि ये जो ग्रे कलर की लाइन मैंने ड्रॉ करी है, इस ग्रे कलर की लाइन के ऊपर जितने भी, इस ग्रे कलर की लाइन में और ग्रे कलर की लाइन के ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब पूरे के पूरे इस इलाके में मोशन कर सकते हैं। लेकिन इसके नीचे जितने भी, इनको शेड में करना आप लोग, जस्ट मैंने उसको शेड किया था, इसके इस ग्रे कलर की लाइन के नीचे जितने भी हमारे ऑर्बिटल्स हैं वो सब एकदम इंटैक्ट हैं। जैसे कि ये 1s 2s 2p वाले ये बिल्कुल इंटैक्ट हैं, इनमें कोई ओवरलैपिंग हो रखी है क्या? देयर इज No, नो sir. ओवरलैपिंग हियर। यानी कि इनके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उन्हें हम बोलेंगे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। बट ग्रे कलर की लाइन और ग्रे कलर की लाइन के ऊपर वाले जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे उनको हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमने चैप्टर 3 में भी आई थिंक डिस्कस किया था थोड़ा सा कि इलेक्ट्रॉन्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, एक होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे? यहाँ पे नीचे नीचे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इस ग्रे लाइन के देखो ये ना, ऐसा ये सब ये सिर्फ समझाने का तरीका है, ऐसा कुछ थोड़ा मतलब अंदर चल रहा है, अंदर कि अंदर क्या हो रहा होगा उसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे ये सब बना बना के। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इस वाली ग्रे लाइन पे ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग हो चुका है, और अगर यहाँ पर ओवरलैपिंग हो चुका है तो सबसीक्वेंटली जितने भी ऊपर के यहाँ पे इस वाले रीजन में ऑर्बिटल्स होंगे वो सब ओवरलैप करेंगे, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स को पूरा का पूरा पाथ मिलेगा 3 डायमेंशनल स्पेस में मोशन करने के लिए। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, लेट अस से मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ E- और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ E-, तो ये जो, क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम टाइप के हैं या अलग अलग टाइप के हैं? अलग अलग टाइप के हैं, क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। वाई? बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ ओवरलैप्ड ऑर्बिटल्स। और जो नीचे है ना इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इट इज द प्रेजेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली न्यूक्लियस N4। ठीक है, यस सर। कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? यस सर, आ रहा है। अब ये वाला इलाका है ना, ये वाला, दिस वन, दिस रीजन, दिख रहा है कोने में ये वाला पार्ट है ना? Yes. तो ये जो पार्ट है यानी कि ओवरलैपिंग वाली लाइन से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर तक आ रहा है, इसे हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है कंडक्शन बैंड करके, बस लिख लो, अभी हम समझते हैं धीरे धीरे कंडक्शन बैंड क्या होता है।
तो ये तो समझ में आ रहा होगा यार, कंडक्शन बैंड वो इलाका है, वो रीजन है जहां पर क्या चीज प्रेजेंट होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना? यस सर। बिल्कुल। तो एक काम करते हैं, लिखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, कंडक्शन बैंड के बारे में। ये सब बना लिया, पूरा ड्रॉ कर लिया ये? Yes, sir. तो Yes, कौन yes. कौन से इलेक्ट्रॉन्स हमको नजर आ रहे हैं, किस किस टाइप के इलेक्ट्रॉन है? बॉन्डेड और फ्री। Electron बॉन्डेड और फ्री। और कौन सा बैंड है ये? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जहां से ओवरलैपिंग स्टार्ट हो रही है। तो आप बोल यस सकते सर। हो कि कंडक्शन बैंड में आप लिख सकते हो, कंडक्शन बैंड के बारे में आप लिख सकते हो कि द जोन अबव द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल, द जोन above the overlapping orbital is called overlapping orbital. थोड़ा सा लिख लेते हैं, the zone above the overlapping orbitals of the atoms forming a solid, है ना? अब थोड़ा सा ज्यादा ठीक लग रहा है ये, पहले ऐसा लगता है, बस थोड़ा सा लिख दिया हमने। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? conduction band. कंडक्शन बैंड की बात कर रहे हैं। कंडक्शन बैंड कौन सा जोन है? द जोन अबव द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स ऑफ द एटम्स फॉर्मिंग अ सॉलिड। आपको ना थोड़ा सा आर्टिकुलेट करना होगा, जैसे कि इंग्लिश में आप करते हो ना, अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट करते हो, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ना थियोरेटिकल सा चैप्टर है ये, तो आपको करना पड़ेगा ये सब। द जोन अबव द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स ऑफ द एटम्स फॉर्मिंग अ सॉलिड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड कौन सा जोन है? ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स के ऊपर वाला। यस सर। ठीक है, बढ़िया। जोन अबव द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स। why is it called कंडक्शन बैंड? ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इलेक्ट्रिक करंट की कंडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो क्वेश्चन लिख लो, why is it called कंडक्शन बैंड? लिखेंगे कि this is because electrons present in the conduction band, this is because electrons present in the conduction band are free electrons। फिर लिखेंगे ब्रैकेट में, फ्री किस सेंस में है? फ्री टू मूव इन द एंटायर लैटिस स्ट्रक्चर, फ्री टू मूव इन द एंटायर लैटिस स्ट्रक्चर। This is because electrons present in the conduction band are free electrons, free to move in the entire lattice structure, and these free electrons contribute in conduction of electric current. And these free electrons contribute in क्या? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ जी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ये कंट्रीब्यूट करते हैं। कौन करते हैं कंट्रीब्यूट? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहाँ पर हमने कौन से बैंड की बात करी? Conduction बैंड। कंडक्शन बैंड की। कंडक्शन बैंड के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। free electrons. ठीक है। अच्छा, वो एक एक्सपेरिमेंट था ना, वो तो बताया नहीं, थोड़ा बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो एक और चीज लिख लो कि नोट डाल लो, कंडक्शन बैंड के नीचे वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होने क्या बोलते हैं? बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना? Bond. तो लिख लो बाउंड या फिर बाउंडेड। मैंने ऊपर क्या लिखा था? बाउंडेड। बाउंडेड लिखा था, Bonded. बॉन्डेड। ठीक है, बॉन्डेड is also fine, bounded, bound, whatever, bound और bonded electrons।
ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं? कंडक्शन बैंड के अंदर? नहीं नहीं नहीं। नहीं, उनके नीचे उनके नीचे होते हैं, यानी कि द इलेक्ट्रॉन्स विच रिजाइड बिलो द ओवरलैपिंग जोन, है ना? यस Yes, sir. ठीक है। ओवरलैपिंग किसकी हो रखी थी? ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिटल्स The electrons which reside below the overlapping zone of orbitals are called कौन से? Bonded electrons. Bonded electrons are called bonded electrons. Bonded किससे bonded है? वो न्यूक्लियस से bonded है अपनी अपनी, because they मतलब electrons, bonded electrons. bonded electrons, because they are tightly bound by attractive या repulsive? Attractive. Attractive influence किसकी? Nucleus. न्यूक्लियस Of their nucleus. कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है यस sir. सर Yes, हल्का sir. हल्का आ रहा है ना, बस काफी। अगर हल्का हल्का भी आ जाएगा तो हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। 100% नहीं आ रहा, दैट्स फाइन। अगर 80% आ रहा है, 70% आ रहा है, तो काम बन जाएगा हमारा। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ना चीज़ों को कंक्लूड करते हैं ज़रा कि बात हो क्या रही है। तो एक और तरीके से मैं इसको समझाता हूँ एक बार। लिखो एनर्जी बैंड्स इन solid lattice. Energy bands in solid lattice. लिखो कि we know that पॉइंट लिखो, in an isolated atom. What is the meaning of isolated atom? Single atom, अकेला. In an isolated atom, electrons occupy energy levels in surroundings of a nucleus. In an isolated atom, electrons occupy energy levels in surroundings of a nucleus. जैसे कि अगर हम याद करें थोड़ा सा, तो हमने पढ़ा था ना कि इस तरीके से बनाया था हमने। ये था हमारे पास माइनस का 13.6 EV, माइनस का 3.4 EV, ये सब याद तो नहीं होगा? यस सर Yes, Minus sir. 1.51 EV, and what was the last one? माइनस 0.85 EV Minus 0.85 EV. ठीक है, तो ये हमारे थे एनर्जी लेवल्स किसके केस में? एक आइसोलेटेड एटम के केस में, स्पेसिफिकली हाइड्रोजन के बना रखे हैं हमने, है ना? ये हाइड्रोजन के हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे, दिस फिगर इज एनर्जी लेवल्स ऑफ आइसोलेटेड एटम्स, एनर्जी लेवल्स ऑफ आइसोलेटेड एटम। इसका आप ऐसे दिखा सकते हो कि दिस इज द 1s ऑर्बिटल, this is the 2s orbital, this is the 2p orbital, this is the 3s orbital and so on. इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये बात हमने की थी इन द केस ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। बट क्या होता है अगर हमारे पास बहुत सारे एटम्स आते हैं पास पास, तो देखते हैं चीजें किस तरह से चेंज करती हैं। अगर यहाँ पर भी एक न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी एक न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी एक न्यूक्लियस है, और हम बात कर रहे हैं इस वाले इलेक्ट्रॉन की, ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब क्योंकि ये पास पास आ चुके हैं, तो थोड़ा सा पास बनाता हूँ मैं इसको, ये थोड़ा सा पास आ चुका है। तो यहाँ पर क्या चक्कर है ना
कि अगर हमारे पास सिंगल एटम था, सिंगल एटम, वहां पर सिंगल एटम के अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस थी, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन था उसकी पोटेंशियल एनर्जी कौन करता था अफेक्ट? सिर्फ वो अकेला न्यूक्लियस। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन अपनी न्यूक्लियस के तो इन्फ्लुएंस में है ही, साथ में नेबरिंग जो न्यूक्लियस है ना, उनकी वजह से भी उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी जो कि उसको पास बुलाएगी अपने, इस तरीके से। तो यहाँ पर सीन ये हो रहा है। तो कहने की बात ये है कि जब एक सॉलिड बनता है, तो सॉलिड बनने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी एटम के, they all experience the influence of the all the neighboring nuclei at, ये यहाँ पे न्यूक्लियस कहता हूँ, यहाँ पे न्यूक्लियस लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे न्यूक्लियस। आई थिंक मैंने पहले भी न्यूक्लिया लिख दिया वहाँ पे गलती से, वहाँ पे न्यूक्लियस आएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सारी की सारी न्यूक्लियस की वजह से जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी अफेक्ट होगी। तो यहाँ पर क्या होगा ना, इस वजह से क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ पर जितने भी हमारे ऑर्बिटल्स हैं वो सब मॉडिफाई हो जाएंगे। तो अब ऐसे मान के चलो कि यहाँ पर जो ये था ना हमारे पास 1s ऑर्बिटल, 1s मानते हैं वो ऐसा था, बस ये दिखाने का तरीका है। 1s ऑर्बिटल था ये, और ये था हमारे पास 1s के बाद क्या आता है 2s, इसके बाद क्या आता है 2p, इसके बाद आता है 3s सॉरी। तो 1s 2s 2p 3s, ये सिर्फ दिखाने का तरीका है बनाने का। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अब क्या होगा, ये जो हमारे पास 1s वाला ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी बदल जाएगी। देखो हमने जब आज स्टार्ट किया था डिस्कशन, तो हमने यहाँ पे लिखा था ना E1s E2s E2p E3s, है ना? ये सब बातें कब हो रही है? जब हमारे पास आइसोलेटेड एटम है। बट जब हमारे पास होगा एक सॉलिड, तो सॉलिड के केस में क्या होगा, आइसोलेटेड एटम तो है नहीं है, इसके आजू बाजू में आगे पीछे ये तो बना रहे हैं हम 2 डायमेंशनल, इसके पीछे बैक साइड में माइनस के कैप में भी एक प्लस न्यूक्लियस होगा, और यहाँ पे पी के कैप में भी प्लस होगा, हर जगह पे होगा इनफैक्ट पूरे के पूरे लैटिस में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जो एनर्जी है वो सारे न्यूक्लियस की वजह से बदलेगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या होगा यहाँ पर, एनर्जी बदलने की वजह से सारे के सारे ऑर्बिटल्स का होता है मॉडिफिकेशन ऑफ द एनर्जी, और क्या होता है हमें ये मिलता है, मॉडिफिकेशन की वजह से हमें ये मिलता है, इसका बन जाता है एक बैंड इस तरीके से, यानी कि 1s वाला बैंड, 1s वाला ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है, 2s वाला ऑर्बिटल फर्दर स्प्लिट हो जाता है, 2p वाला फर्दर स्प्लिट हो जाता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बाकी लोगों की वजह से, बाकी एटम्स की वजह से सारे ऑर्बिटल्स की क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है फर्दर, इस तरीके से। और ऐसे मान के चलो कि हाई से लो, यानी कि जो 1s वाला ऑर्बिटल है उसके अंदर एक रेंज ऑफ एनर्जी स्टेट्स बन चुकी है, 2s के अंदर भी एक रेंज बन चुकी है, सॉरी हाई से लो कह रहा हूँ, यहाँ पे लो से हाई होगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती है ना। हाँ गलती से मार्क कर दिया मैंने, वो हाई से लो से हाई होगा। जैसे जैसे हम दूर जाते हैं न्यूक्लियस से वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यू डोंट हैव टू ब्रेक योर हेड टू मच ऑन दिस। आपको बस ये समझना है कि व्हेन atoms come close together, when atoms come close together to form a solid, when atoms come close together to form a solid lattice, comma, the orbitals of all the atoms split up into a band. When atoms come close together to form a solid lattice, the orbitals of all the atoms split up into a band called energy band. Into a band called energy band. यानी कि सबका क्या बन गया, सारे के सारी ऑर्बिटल्स का बन गया एक एनर्जी बैंड। और उस एनर्जी बैंड के अंदर क्या है, उस एनर्जी बैंड के अंदर बहुत सारी एनर्जी स्टेट्स हैं। एनर्जी बैंड आप ले सकते हो, इट इज अ कलेक्शन ऑफ एनर्जी स्टेट्स।
आप लोगों ने वो पढ़ा है ना केमिस्ट्री के अंदर, VBT यस सर, आता है समझ में वो? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बॉन्ड थ्योरी। हाँ पढ़ रही है। यस तो एनर्जी बैंड क्या लिखा हमने? इट इज अ कलेक्शन ऑफ एनर्जी स्टेट। Energy state. एनर्जी स्टेट्स। एनर्जी स्टेट्स। तो देखो ये कौन सा बैंड है? ये हमारे पास 1s का बैंड है, ये हमारे पास 2s का बैंड है, ये 2p का, ये 3s का। तो इस तरीके से यहाँ पे एनर्जी बैंड बन गए। तो कहने की बात ये है कि जब एटम्स पास पास आते हैं तो सारे के सारे ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं? दे ऑल स्प्लिट अप इनटू अ बैंड व्हिच इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। अब मैं जरा आपको बना के दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। तो कंक्लूजन आप लिख सकते हो पहले तो, कि कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है। कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि इफ वी कंपेयर अ सिंगल एटम और एन आइसोलेटेड एटम वर्सेस अ सॉलिड, तो क्या दिखेगा आपको? इस तरीके से दिखेगा कि दिस इज 1s ऑर्बिटल, दिस इज 2s, क्या आएगा उसके बाद? 2p 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 3s। ठीक है। और ये कहानी किसकी है? ये कहानी है फॉर एन आइसोलेटेड isolate एटम है ये कहानी। और अगर हम बात करते हैं किसकी? सॉलिड लैटिस की। yes नींद तो नहीं आ रही किसी को? और no Yes, sir sir. सॉलिड Yes, sir. लैटिस, अगर हम बात करते हैं सॉलिड लैटिस की, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे? स्प्लिट अप हो जाएंगे। तो ये जो हमारा 1s वाला ऑर्बिटल है ना, ये थोड़ा सा आप बनाओगे थिक, थोड़ा सा थिक बनाएंगे, यानी कि इसके अंदर हो गई हमारे पास स्प्लिटिंग, हो गई स्प्लिटिंग। तो ये आ गया आपके पास कौन सा ऑर्बिटल? 1s। थोड़ा सा बैंड सा बन गया ये। 1s वाला इतना ज़्यादा स्प्लिट अप नहीं करता क्योंकि वो न्यूक्लियस के बहुत नज़दीक है ना, तो न्यूक्लियस ज़्यादा कुछ होने नहीं देता। तो दिस इज द 1s का एनर्जी बैंड। 2s, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे ये जो स्प्लिटिंग है ये ज़्यादा ज़्यादा बड़ी बढ़ेगी, हाँ इंक्रीज करती है। तो यहाँ पर ये जो 2p का 2s वाला है, थोड़ा सा इस तरह से बनाओगे रेक्टेंगुलर बार टाइप से। सो दिस रिप्रेजेंट्स द 2s ऑर्बिटल का एनर्जी बैंड। इसको आप इस तरह से शेड कर दो जस्ट टू इंडिकेट कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। जो हम शेडिंग कर रहे हैं ना, दिस शेडिंग रिप्रेजेंट्स कि द 2s ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। 2p को भी शेड कर देते हैं इस तरीके से, और 2p थोड़ा सा मोटा बनाएंगे यहाँ पर। सर 2p सर सेम साइज का नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि 2s दोनों 2 ही है ना, तो हाँ इतना इतना जो है सटलिटीज में हमने को नहीं जाना एक्चुअली, तो ठीक है, दैट मे बी द केस। ऑनेस्टली मेरे को पता नहीं है ये सब। तो ये जो 3s है थोड़ा सा और बना देंगे। तो कहने की बात ये है कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे हल्का हल्का थिकनेस बढ़ता रहेगा, स्प्लिटिंग ज़्यादा जो है इसके अंदर दिखेगी हमको होती हुई। तो ये हो गया हमारा 3s ऑर्बिटल। ये इस तरीके से आ गया। सो बस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर कि जो हमारा आइसोलेटेड एटम होता है उसके अंदर क्या होता है, उसका कोई यूज़ ही नहीं है एक्चुअली में, समझ रहे हो? उसका कोई यूज़ ही नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं सॉलिड्स की, सॉलिड्स के अंदर तो बहुत सारे आइटम्स होते हैं ना, तो यानी कि हमारे लिए ये ही, इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, अगर हमने ये ना पढ़ा होता तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ओके, ये ड्रा कर लिया? यस सर। ठीक है, ये जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है ये सब एकदम फाउंडेशनल है हमारी आगे की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो चैप्टर का नाम क्या है? सेमीकंडक्टर्स। Semiconductor. तो लिखो कि द अबव कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू एनर्जी band theory. The above concepts related to energy band theory are foundational to our understanding of semiconductors. यानी कि सेमीकंडक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए बिल्कुल एक ब्रांड न्यू थियरी बना दी गई है। कौन सी थियरी? एनर्जी बैंड थियरी। The above concepts related to energy band theory are foundational to our understanding of semiconductors.
जैसे हमने पढ़ा था ना कंडक्शन बैंड, Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही होता है एक वैलेंस बैंड नाम की चीज। वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड क्या होता है? वैलेंस बैंड होता है कि अगर आप सारे के सारे वैलेंस शेल्स को इकट्ठा कर दो तो जो कलेक्शन ऑफ एनर्जी स्टेट मिलेगा दैट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। तो आप लिख सकते हो कि इट इज द कलेक्शन ऑफ एनर्जी स्टेट्स। ये एनर्जी बैंड क्या होता है? एनर्जी बैंड देख लेते हैं एक बार। एनर्जी बैंड में क्या लिखा हुआ है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ एनर्जी स्टेट्स, राइट? Yes, तो sir. Yes, वैलेंस sir. बैंड क्या होगा? इट इज अ कलेक्शन ऑफ एनर्जी स्टेट्स जो कि किससे भरी हुई है? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से भरी हुई है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट आर ऑक्यूपाइड बाय, हम किसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं अभी? Valence band. वैलेंस बैंड। Valence band. Valence band. ये सब चीजें आपने पढ़ रखी हैं क्या? वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड पहले कहीं? नो? No, sir. No, sir. यार हटा दिया था, क्या क्या कर दिया था? याद नहीं आ रहा। अच्छा, ओके, नो वरीज। It is a collection of energy states that are occupied by valence shell electrons. It is the collection of energy states that are occupied by valence shell electrons of all the atoms. It is the collection of energy states. एनर्जी बैंड मतलब कलेक्शन ऑफ एनर्जी स्टेट्स, और वो एनर्जी स्टेट की बात हो रही है जो कि भरी हुई है किससे? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से भरी हुई है। उनके बंडल को बोलते हैं वैलेंस बैंड। So this is the nomenclature in the energy band theory. एक एग्जांपल ले लेते हैं। Let us take an example. लिखो let us take an example. To understand क्या? To understand valence band and conduction band. To understand valence band and conduction band. अच्छा, ये बताओ कि कंडक्शन बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? Valence electron. Free electron. कंडक्शन बैंड में It's a conducting free electrons. फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में, राइट? और वैलेंस बैंड में कौन से होंगे? Valence electron. Valence. बॉन्डेड। Yes. हाँ, वैलेंस वाले बॉन्डेड ही होते हैं, यस। अभी तो हम बोलते थे वैलेंस वाले फ्री होते हैं, याद है? So वही सारे फंडे हिल गए यहाँ पे आके। यानी कि फ्री होना भी एक रिलेटिव बात है। yes sir. फ्री होना, फ्री इलेक्ट्रॉन कहना भी एक रिलेटिव टर्म है एक्चुअली में। ओके, देखते हैं। तो हम बात करते हैं जो एनसीईआरटी में दे रखा है एग्जांपल, इसको, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, दैट इज ऑफ सोडियम। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na. Na. Na। तो Na का होता है एटॉमिक नंबर, क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर? 8. 11. एटॉमिक नंबर होता है इसका 11। देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, Lithium. लिथियम, यहाँ पे था, Beryllium. हाँ, बेरिलियम, ये सब टक ये आएगा ना फिर। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। 11. व्हाट इज एटॉमिक नंबर? Z। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड व्हाट एग्जैक्टली इज एटॉमिक नंबर? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड। Protons. ठीक है। अगर इसका एटॉमिक नंबर है Z तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, काम करते हैं। लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एटम। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे क्या? 1s2, 2s2, 2s2. 2p6, 4. 3s1। 3s. Yes sir. ठीक है, देखो 2 और 2 4 और 6 10 और 1 11, यानी कि सही लिखा है तो आई थिंक। Yes. ठीक है, तो ये किसका लिख दिया हमने?
सोडियम का सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। यस, यस सर। ठीक है। तो क्या हम देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जो 1s है, आप लोगों ने पढ़ा है ऐसा कुछ केमिस्ट्री के अंदर कि 1s के अंदर इस तरीके से होता है ये और ये, है ना? Yes. यस तो सर। ये जो 1s वाला डब्बा है ये पूरा भरा हुआ है, राइट? Yes, sir. 1s ऑर्बिटल इज completely occupied, 1s orbital sir. is completely filled, ठीक है। और 2s भी completely filled, कंप्लीटली फिल्ड। 2p खाली है, Complete. completely filled। एक p ऑर्बिटल में 6 आते हैं, 6 ही भरे हुए हैं उसके अंदर, Yes, sir. ठीक है। केमिस्ट्री भी कमाल की है। 3s ऑर्बिटल इज हाफ Half फिल्ड, filled. हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड काफी स्टेबल होता है, पता ना? Yes. यस ठीक है। 3s ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड, ओके। अब एक काम करते हैं, इसका ड्रॉ करते हैं। ये क्या ड्रॉ करते हैं? इसका ड्रॉ करते हैं ये ना, ये इसका बनाते हैं हम एनर्जी बैंड डायग्राम। तो एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं इसका जरा। तो लिखो एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सोडियम, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सोडियम लैटिस, है ना? सोडियम लैटिस की बात हो रही है। अगर सोडियम का हमारे पास एक टुकड़ा है, टुकड़ा सॉलिड, तो उसका बनाते हैं हम एनर्जी बैंड डायग्राम। अब क्योंकि सोडियम लैटिस की बात कर रहे हैं, तो इट इज इट आइसोलेटेड एटम? नो, बहुत सारे। सॉलिड ही। तो सॉलिड में तो स्प्लिटिंग हो जाती है ना? यस सर। आप लोग फॉलो कर पा रहे हो मैं क्या बातें बोल रहा हूँ? Yes, sir. यस सर। ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल्स फुल है? 1s 2s 2p, ठीक है। तो जरा बना के देखते हैं कि क्या सीन है यहाँ पर। तो ये जो है हमारे पास, ये गाढ़ा गाढ़ा बना दो थोड़ा सा। क्यों बनाया ऐसा? क्योंकि 1s हो गया स्प्लिट अप, और ये हो गया आपका डब्बा कौन सा वाला? 2s, और 2s पूरा भरा हुआ है, खाली है? मेरी आवाज आ रही है? आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही? Yes, sir. मतलब वो साइड में स्पॉटलाइट हाइलाइटर से उसका क्या बात कर रहे हो? जवान शेयर करके शेयर करता हूँ अभी आया? सर अब आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सॉलिड लैटिस। तो ये हो गया हमारा 1s ऑर्बिटल, जो कि थोड़ा सा स्प्लिट आउट हो गया है, ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि न्यूक्लियस उसको अलाउ नहीं करती होना। ये 2s हो गया, और इसके बाद कौन सा आता है? 2p। 2p। तो ये हो गया हमारे पास 2p। ये जो अंदर शेडिंग कर रहे हैं, शेडिंग, ये शेडिंग का रिप्रेजेंट कर रही है कि इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं सारे। इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए। बिल्कुल, लिख लो शेडिंग, शेडेड मीन्स filled with electrons, shaded means filled with electrons। ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये है 2p, 2p, और 2p के बाद क्या आता है? 3s। 3s। अच्छा, कौन कौन से भरे हुए हैं यहाँ पे? 1s 2s 2p भरे हुए हैं, 3s आधा है ना? Yes, तो sir. यस सर। 3s के अंदर देखो कैसे बनाओगे। ये 3s का नीचे वाला पार्ट, ये 3s का ऊपर वाला पार्ट, और इसके अंदर आप ऐसे बनाओगे, यहाँ तक भरोगे इसको, है ना? बात समझ में आ रही है? इस तरीके से, Yes, sir. ठीक है। तो ये कौन सा ऑर्बिटल है हमारा? ये हमारे पास है 3s ऑर्बिटल। ये था 2p, ये था 2s, ये था 1s। ऑल राइट। तो ये हमारा हो गया हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। और इसके ऊपर कौन सा होता है? 3s के बाद 3p। 3p होता है ना? 3p हो गया आपका, 3p। 3p खाली है ना? Yes, sir. ठीक है। उसके ऊपर 4s, 4s। ठीक है। फिर तो चलता रहेगा कहानी। तो कहने की बात ये है कि इसके अंदर बताना है हमको कि हम जानते हैं ना कि इसके अंदर वो क्या होता है, बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एक ही है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? Yes, sir. यस कौन सा सर। ऑर्बिटल में है वो? 3s में? Yes. यस। हाँ, ये आपका बैलेंस ऑर्बिटल है बेसिकली। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या लिखा था हमने? यहाँ पढ़ो ध्यान से। वैलेंस बैंड क्या बोलता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट आर ऑक्यूपाइड बाय वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम्स।
वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कौन से के अंदर है, 3s के अंदर है ना। तो Yes. तो ये जो है ना, ये चीज 3s वाला, इस पूरी पट्टी को बोलते हैं वैलेंस बैंड, तो बोलते हैं हम वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड वो होता है जिसके अंदर हमारे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। Yes. Yes, sir. ओके, और वैलेंस बैंड के ऊपर जितने भी है ना, ये जो हैं जितने भी हैं वैलेंस बैंड के ऊपर, ये सारे के सारे होते हैं हमारा, ये होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड के ऊपर होता है कंडक्शन बैंड, इस तरीके से आता है, जो सारा का सारा खाली पड़ा हुआ है बेसिकली। और यहाँ पर एक और टर्म है, ये देख रहे हो, ये बाउंड्री, दिस बाउंड्री है ना, ये जो रेड कलर की मैंने बनाई है अभी, ये जो है इसे हम बोलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। दिस इज कॉल्ड फर्मी, FERMI, दिस इज कॉल्ड फर्मी Energy level. एनर्जी लेवल। तो ये फर्मी एनर्जी लेवल क्या है, ये वैलेंस बैंड की हाईएस्ट स्टेट है जो कि भरी हुई है, ठीक है। Yes, sir. Yes. Yes, sir. वैलेंस बैंड की जो टॉप मोस्ट स्टेट है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो सकते हैं, उसे हम बोलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। तो आप लिख लो यहाँ पर फर्मी एनर्जी लेवल, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, काफ़ी बार पूछ चुके हैं बोर्ड में फर्मी एनर्जी लेवल के बारे में। सैम्पल पेपर भी आ गया था, हम सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे भी फिजिक्स का। फर्मी एनर्जी लेवल में लिखो द टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल, the topmost energy level or energy state, you can say the topmost energy level energy state कौन से बैंड की, of the valence band, Valence band. the topmost energy level or energy state of the valence band, which is filled with valence electrons at 0 Kelvin temperature. The topmost energy level or energy state of the valence band which is filled with Valence electrons at Valence 0 electrons Kelvin at temperature. 0 Kelvin. तो हमको ध्यान रखना है कि जो फर्मी एनर्जी लेवल है ना, उसको कौन से टेम्परेचर पे डिफाइन करते हैं, 0 Kelvin. केल्विन 0 पर। Kelvin. ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने आज क्लास स्टार्ट होते से ही डिस्कस किया था कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होती है, कंडक्टिविटी बढ़ती है ना। Yes, sir. हाँ, सेमीकंडक्टर्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ती है, तो क्या होगा कि अगर रूम टेम्परेचर है, क्योंकि 0 केल्विन तो होता ही नहीं है, 0 केल्विन तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, वो तो अचीवेबल ही नहीं है बेसिकली, -273। तो अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई भी सेमीकंडक्टर का टुकड़ा है, सॉलिड है, रूम टेम्परेचर पर, तो रूम टेम्परेचर पर इतना सफिशिएंट होता है रूम टेम्परेचर कि इन इलेक्ट्रॉन्स को थर्मली एजिटेट करके थोड़ा सा ऊपर उठा दे, तो उस केस में क्या होगा कि लेवल जो है थोड़ा सा ऊपर चले जाएगा। लेकिन फर्मी एनर्जी लेवल को डिफाइन करते हैं 0 केल्विन पर ही हमेशा। तुमको ध्यान रखना है कि फर्मी एनर्जी लेवल होता है 0 केल्विन पर डिफाइंड, क्योंकि 0 केल्विन से अगर थोड़ा सा टेम्परेचर राइज करेगा तो थर्मल एजिटेशन की वजह से लेवल थोड़ा सा राइज कर जाएगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. लिखो कि एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 के, क्या 0 के अचीवेबल है? नो, इट इज अ थ्योरेटिकल आइडिया। एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 डिग्री सी अवेलेबल है, बिल्कुल हो रखा है आजकल, Yes, sir. डेली हो रहा है यहाँ पे रात को। तो एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन some electrons in the valence band gain thermal energy at temperature greater than 0 Kelvin. Some electrons in the valence band gain thermal energy and get elevated to an energy state which is slightly above
क्या? which is slightly above Fermi energy level. ओके सर। यानी कि 0 केल्विन पे कहाँ पर होते हैं? फर्मी एनर्जी लेवल पर होते हैं, और अगर टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एनर्जी गेन करके थर्मली एजिटेट हो जाएंगे एंड दे विल गेट एलिवेटेड टू एन एनर्जी स्टेट व्हिच इज स्लाइटली अबव फर्मी एनर्जी लेवल. ये जो फर्मी एनर्जी लेवल है इसका एसोसिएशन किससे है? वैलेंस बैंड से, कंडक्शन बैंड से? वैलेंस बैंड से। वैलेंस से है इसका एसोसिएशन. ओके, अब एक काम करते हैं. अब लिखो कि तो बेसिकली जस्ट टू कंक्लूड, हमको एनर्जी बैंड थियरी आज हमने डिस्कस करी है. एनर्जी बैंड थियरी टॉक्स अबाउट 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड्स. क्या क्या? कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड. कंडक्शन बैंड क्या होता है? जो कि ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स वाला जोन. और वैलेंस बैंड क्या होता है? जिसके अंदर हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स का तो इट इज द कलेक्शन ऑफ energy states. It is the collection of energy states which are above which band? वैलेंस बैंड. तो ये थोड़ा सा खराब लगेगा क्योंकि कंडक्शन बैंड की डेफिनेशन में वैलेंस बैंड डाल दिया हमने. इट इज अ कलेक्शन ऑफ एनर्जी स्टेट्स व्हिच आर अबव वैलेंस बैंड. these correspond to overlapping orbitals. अब ठीक लग रहा है. These correspond to overlapping orbitals of the atoms forming a lattice structure. और कंडक्शन बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. So this is about conduction band. And valence band में क्या लिखेंगे? It is the collection of, ये हम लिख चुके हैं, दोबारा लिख रहा हूँ जानबूझ के. It is the collection of energy states. Filled with कौन से इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स. Filled with valence shell electrons of all the atoms. Forming a solid lattice. ये लिखा है आप लोगों ने? Yes. Yes, sir. ओके. तो एनर्जी बैंड थियरी कौन किस किस की बात करती है? कंडक्शन बैंड की और वैलेंस बैंड की. और इसमें लिख लो कि नोट, तो एक नोट डाल लो कि अ मटेरियल कंडक्ट्स ओनली इफ, कोई भी मटेरियल सिर्फ तभी कंडक्ट करेगा जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अ मटेरियल कंडक्ट्स, अदरवाइज कंडक्शन नहीं होता. अ मटेरियल कंडक्ट्स ओनली इफ electrons are available, electrons are present in which band? Conduction Conduction band. बिल्कुल, ये शर्त है कंडक्शन होने के लिए. This is the necessary condition for conduction to happen. A material conducts only if electrons are present in the conduction band. अब आज का पहला टॉपिक क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स किसके बेसिस पे था? ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी. जब भी हम किसी चीज को क्लासिफाई करते हैं तो बेसिस जाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि किस बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. तो अब हम करेंगे फिर से इस टॉपिक को. किस टॉपिक को? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स. बट नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड इन अबंडेंट डिटेल अबाउट एनर्जी बैंड्स, सो आई थिंक नाउ वी कैन टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स इन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स. तो लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ
solids on the basis of क्या? एनर्जी बैंड्स. कौन कौन से एनर्जी बैंड जानते हैं हम? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, दो ही जानते हैं अभी तो इसमें वही है, कंडक्टर्स. क्या आएगा नंबर 2 पे? इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स. क्लासिफिकेशन वही है. हाँ, क्लासिफिकेशन वही है, बस थोड़ी सी बातें हमारी बदल जाएंगी. Classification of solids on the basis of energy bands, conductors, insulators and semiconductors. So let us take each one of these one by one. Conductors की अगर हम बात करते हैं या फिर NCERT में लिखा हुआ है metals, क्योंकि ज़्यादातर metals conductors ही होते हैं. If we talk about conductors और metals, तो सीन कुछ ऐसा होता है. क्या हम जानते हैं कि metals हमेशा ही कंडक्ट करते हैं? हम जानते हैं ना कि metals तो हमेशा कंडक्ट करते हैं ना, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो. Yes, sir. मतलब कोई भी टेम्परेचर, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 1000 डिग्री सी कर दिया. तो नॉर्मली मेटल्स हमेशा कनेक्ट करते हैं. नॉर्मली इंसुलेटर्स कनेक्ट नहीं करते हैं. सेमीकंडक्टर्स करते हैं, कम करते हैं, और टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़िया करते हैं. तो यहाँ पे बात ये है कि कंडक्टर्स के बारे में ये बताया गया है कि जो एनर्जी बैंड बनेगा इनके अंदर, उनमें ओवरलैपिंग रहती है. देखो ध्यान से, अब मैं ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कंडक्शन बैंड की और वैलेंस बैंड की ओवरलैपिंग. सो अब लिखो कि हेयर conduction band and valence bands overlap. Here conduction band and valence band क्या? Overlaps. हाँ. Here conduction band and valence band overlap with each other. Here conduction band and Valence band. overlap with each other. Overlap with each other. ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर हम बनाते हैं इसका बैंड स्ट्रक्चर, तो बैंड स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप ऐसे बनाओ. ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये जो एक्स एक्सिस इसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ ऐसे बना दिया इसको बनाने के लिए. तो यहाँ पे लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉन एनर्जी. ऑन दी वाई एक्सिस यू विल राइट इलेक्ट्रॉन एनर्जी, एंड ऑन दी एक्स एक्सिस देयर इज नथिंग. सो फॉर द पर्पस ऑफ इट यू कैन जस्ट राइट मेटल्स ओवर हियर. वही मेटल्स की बात हो रही है. वैसे इसका कोई यूज नहीं है, वी आर नॉट यूजिंग दिस फॉर रिप्रेजेंटिंग एनी क्वांटिटी. तो यहाँ पर आपको ऐसे दिखाना है कि ये जो इलाका है ना आपका, ये वाला, ये हो गया आपका वीबी. वीबी मतलब वैलेंस बैंड. यहाँ देखो वैलेंस बैंड, और ये जो है इसको आप शेड कर दो इस तरीके से. ये शेडिंग क्या रिप्रेजेंट करती है? Filled with electrons. फील्ड विद इलेक्ट्रॉन्स. यस. और यहाँ पर आपको दिखाना है कि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या करते हैं? आपस में ओवरलैप करते हैं. तो अगर ये ओवरलैप करते हैं तो बना देते हैं इसको ऐसे करके. सो दिस इज द कंडक्शन बैंड का टॉप एंड दिस इज द कंडक्शन बैंड का बॉटम. तो क्या हम देख पा रहे हैं कि कंडक्शन बैंड इमर्स्ड है वैलेंस बैंड के अंदर, ऐसा लग रहा है ना? Yes, sir. हाँ. तो ये जो ब्लू कलर की लाइंस बनाई हैं, ये कंडक्शन बैंड की बाउंड्रीज हैं. ये जो है ये कंडक्शन बैंड का बॉटम पार्ट है, जहाँ से कंडक्शन बैंड स्टार्ट हो रहा है, और ये सब रिप्रेजेंटेशन के लिए है. इनफैक्ट मेटल्स के लिए तो ये थियरी है भी नहीं, ये तो थियरी सेमीकंडक्टर्स को समझने के लिए बनाई गई थी. तो यहाँ पर इस तरीके से हम कुछ बना सकते हैं. तो ये हो गया हमारे पास, दिस रिप्रेजेंट्स द कंडक्शन बैंड. दिस रिप्रेजेंट्स द कंडक्शन बैंड. यस, कंडक्शन बैंड. and this represents the valence band. This is the valence band. तो यहाँ पे ओवरलैपिंग दिख रही है हमको. और तो क्या हम देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट है हमेशा ही. दोनों बैंड्स में प्रेजेंट है ना इसमें? हाँ, दोनों में प्रेजेंट है बिल्कुल. तो देखो वैलेंस बैंड तो हमेशा प्रेजेंट होते हैं ना, Yes, sir. ड्यू टू ओवरलैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड Conduction band. कंडक्शन बैंड. इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज अवेलेबल इन विच बैंड? Conduction band. हाँ, देखो बात कंडक्शन बैंड की मैं क्यों कर रहा हूँ? वैसे तो आप बोलोगे कि वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है. इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड, क्योंकि बात कंडक्शन की है सारी की सारी. इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड, एंड दिस इज द रीजन दैट metals conduct at all temperatures. This is the reason that
metals, this is the reason that metals conduct, that is the reason that metals have good conductivity, have good electrical conductivity. Due to overlap between valence band and conduction band, electrons are always present in conduction band. This is the reason that metals have good इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. बिल्कुल जी बिल्कुल. ठीक है. कंडक्टर्स के बाद क्या आता है? इंसुलेटर्स. हाँ, इंसुलेटर्स. तो लिखो इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स के अंदर होता है कंडक्शन. नो सर. तो यानी कि काफी तगड़ा गैप होता है वैलेंस बैंड और इसके बीच का. किसके बीच का? कंडक्शन बैंड का. तो देखो बैंड स्ट्रक्चर. तो ये आपका वाई एक्सिस पे हम क्या चीज रिप्रेजेंट करेंगे? इलेक्ट्रॉन एनर्जी. यस. तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ पर हम कर रहे हैं रिप्रेजेंट. और यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे नॉन मेटल्स. यस सर. ठीक है. और ये कौन सा बैंड है? वैलेंस बैंड. ये किससे भरा हुआ है? इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है. एग्जैक्टली. तो ये हो गया हमारे पास वैलेंस बैंड. टॉपिक क्या चल रहा है? सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स. यस. और ये कौन सा बैंड है? ये कंडक्शन बैंड. ये काफी दूर है ना? यस सर. किससे? वैलेंस बैंड से. बैंड्स. यानी कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में काफी फासला है. तो ये जो फासला है ना इनके बीच का, ये जो है इसे बोलते हैं एनर्जी गैप. क्या बोलते हैं? एनर्जी गैप. एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं इसको. सिंबल क्या है? EG. एनर्जी गैप EG. या फिर इसका एक और नाम दिया गया है फॉरबिडन गैप. क्या है? फॉरबिडन गैप. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरबिड? मतलब कि यहाँ पर रहना अलाउड नहीं है इस इलाके में. समझ रहे हो? यस सर. हाँ. तो सीन ये है कि ये जो गैप होता है इनके बीच का, ये होता है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. ये जो गैप है ना इसके बीच का, यस सर. ये होता है हमारा इसको लिख लो कि EG इज ग्रेटर देन क्या? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा होता है ये EG. व्हाट इज EG? EG इज एनर्जी बैंड गैप या फिर फॉरबिडन गैप. ये जो एनर्जी बैंड गैप है, ध्यान से देखेंगे. अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फर्मी. यानी कि फर्मी एनर्जी लेवल. और ये जो हमारा कंडक्शन बैंड का ना लोएस्ट एनर्जी स्टेट है ना, द लोएस्ट एनर्जी स्टेट किसका? कंडक्शन बैंड का. इनके बीच का जो फासला है उसे बोलते हैं क्या? एनर्जी बैंड. तो ये जो एनर्जी बैंड गैप है, एनर्जी बैंड गैप बोलना चाहिए था मेरे को. एनर्जी बैंड गैप जो है या फिर जो फॉरबिडन गैप है, उसका डेफिनेशन आ रहा है आपके पास. तो क्या है? वो है कि इट इज द. अच्छा, किसकी एनर्जी ज्यादा है? इसकी एनर्जी ज्यादा है कंडक्शन बैंड के लोएस्ट वाले की. यस सर. तो इट इज द difference between the energy of lowest. It is a difference between the energy of lowest. क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को कुछ क्या चल रहा है? यस सर. ठीक है. It is the difference between the energy of lowest energy state. किसकी?
कंडक्शन बैंड कंडक्शन बैंड की। एंड हाईएस्ट एनर्जी स्टेट किसकी? बैलेंस Balance band. बैलेंस हाँ, बैंड बैलेंस बैंड की। Highest energy state of valence band. It is a difference between the energy of lowest energy state of conduction band and highest energy state of बैलेंस Balance बैंड valence band. बिल्कुल। band, conduction band, valence band, energy band gap, forbidden gap. सिंबल क्या है इसका? सिंबल है इसका Eg, E सबस्क्रिप्ट G। तो क्या हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक अच्छा खासा फासला है और यहाँ पर कंडक्शन बैंड खाली है ना? यस कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। तो लिखो किसके अंदर? कंडक्शन बैंड अरे भैया इंसुलेटर चल रहा था ना। अच्छा हाँ हाँ, इंसुलेटर फटको मत बने रहो। ये जो है ये क्यों आ गया बीच में? क्योंकि वो बताना पड़ा। कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। किसमें? इंसुलेटर इंसुलेटर इन इंसुलेटर। तो यानी कि कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। और हमने कुछ देर पहले एक नोट डाला था यहाँ पर। नोट क्या था हमारा कि अ मटेरियल कंडक्ट्स ओनली इफ electrons are present in the conduction band इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है कंडक्शन बैंड के अंदर तो इंसुलेटर कंडक्ट नहीं करते। ये हमारा रीजनिंग है बिहाइंड द इंसुलेटर्स नॉट एग्जिबिटिंग एनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है। यस sir. कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी इन इंसुलेटर, thus insulators do not conduct electric current through them। क्योंकि कंडक्शन बैंड में क्या नहीं है? electrons बिल्कुल। Thus insulators do not conduct electric current through them। अगर हम जो है अगर मान लो कि हम if an insulator is heated, अगर हम इंसुलेटर को क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं तो क्या होगा? तो आप ऐसा सोच सकते हो कि अगर आप इंसुलेटर को हीट करोगे ना तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? हाँ, इसमें वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स जो है एनर्जी पाके ऊपर छलांग मारेंगे। समझ रहे हो? yes sir. हाँ, लेकिन Yes, ये जो दूरी है ये इतनी ज्यादा है कि वो छलांग मार नहीं पाते। ये दूरी इतनी ज्यादा है तो होता क्या है कि अगर आप किसी इंसुलेटर को इंसुलेटर का एग्जांपल क्या लिखे थे हमने? प्लास्टिक plastic rubber wood है ना? अगर प्लास्टिक की बात कर लेते हैं जरा। अगर हम प्लास्टिक की बात करते हैं, अगर हम प्लास्टिक को गर्म करते हैं तो प्लास्टिक पिघल जाती है ना? yes यानी कि हम चाहते थे कि उसमें से जो है वो हो वो क्या करे? वो करंट पास करवाए अपने थ्रू, लेकिन वो तो गिव अप कर देती है ना? वो सहन ही नहीं कर पाती। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं लकड़ी की, है ना, वुड की बात करते हैं, वुड को अगर हम हीट करते हैं तो वो जल जाती है, राख बन जाती है वो। अगर बात करते हैं रबर की तो रबर भी कंडक्ट नहीं करती, रबर की भी फॉर्म चेंज हो जाती है, वो भी डिफॉर्म होने लगती है। तो कहने की बात ये है कि इंसुलेटर्स को एनर्जी अगर आप प्रोवाइड करके चाहोगे भी कि इलेक्ट्रॉन थर्मल मतलब एनर्जी गेन करके ऊपर छलांग मार दे तो वो मटेरियली ब्रेक डाउन कर जाता है, वो मटेरियली सहन नहीं कर पाता। समझ में आ रही है बात? यस तो if an insulator is heated, it gives up before the electron can jump from क्या to क्या? बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड मतलब इलेक्ट्रॉन छलांग मारने ही वाला था लेकिन इतने में क्या हो गया? इंसुलेटर ही पिघल गया, मेल्ट हो गया वो। एग्जाम्पल के लिए प्लास्टिक मेल्ट्स। अगर हम ग्लास की बात करते हैं, ग्लास शैटर्स, है ना? ग्लास को अगर गर्म करोगे तो शैटर कर जाएगा, ज़्यादा गर्म करोगे तो। हाँ, बोरोसिल का नहीं है वो। और लकड़ी का क्या होगा? लकड़ी गेट्स बर्न्ड। रबर गेट्स डिफॉर्म्ड। तो कहने की बात यह है कि इंसुलेटर्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पाएगा, वो गिव अप कर देंगे पहले ही। ठीक है। यस सर ओके, चैप्टर का नाम क्या है? सेमीकंडक्टर्स हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हमने कौन कौन से कवर कर लिए? यहाँ पे हमने कवर कर लिया कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेमीकंडक्टर्स।
तो लिखो सेमीकंडक्टर्स, बस इसको करके वी विल क्लोज फॉर टुडे। सेमीकंडक्टर्स के अंदर आप बोलोगे कि अच्छा व्हाट डू यू गाइस थिंक कि सेमीकंडक्टर का जो बैंड स्ट्रक्चर होगा वो किसके जैसा होगा? इसके जैसा, कंडक्टर्स के जैसा या इंसुलेटर्स के जैसा? कंडक्टर जैसा। कंडक्टर जैसा नहीं, गैप कम। इंसुलेटर जैसा होगा लेकिन गैप कम होगा। यस, तो लिखो कि देयर बैंड स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू क्या? इंसुलेटर। हाँ, their band structure is similar to that of insulators. सर थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग तो होगी ना। नहीं होती ना, ये तो बात है, अभी पता चल जाएगा। Their band structure is similar to that of insulators. तुम्हारे को ये सवाल इस वजह से आ रहा है ना, क्योंकि हमको लग रहा है कि यार ये तो सेमीकंडक्टर्स तो कंडक्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे, वो इसलिए करते हैं क्योंकि बैंड गैप कम होता है, तो जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो छलांग मार के चले जाते हैं ऊपर। समझ रहे हो? यस। Yes. ये रीजन है उसका। Their band structure is similar to that of insulators. However, the energy band gap is comparatively small. However, the energy band gap is comparatively small. यानी कि Eg is less than 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यस तो बना लेते हैं इसका बैंड स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। तो बैंड स्ट्रक्चर जो है किसका? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का। यहाँ पे क्या लोगे वाई एक्सिस पे? इलेक्ट्रॉन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। और इस डायग्राम में आप कौन कौन से बैंड दिखाते हो? बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड और कंडक्शन। ठीक है, यहाँ लिख लो सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। नेचर में कौन सा ज्यादा अवेलेबल है? सिलिकॉन। सिलिकॉन। Silicon. ठीक है, और बढ़िया कौन सा है? बढ़िया है जर्मेनियम। बढ़िया वही है जो कम अवेलेबल है। ठीक है, बढ़िया जर्मेनियम है, यानी कि अगर मिले तो जर्मेनियम मिलना चाहिए बढ़िया। तो यहाँ पर बनाते हैं इसका, ये क्या नाम है, एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, ये कौन सा बैंड है? बैलेंस बैंड। ये क्या वैलेंस बैंड? और ये लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं? इलेक्ट्रॉन्स फील्ड। Electron filled in. फील्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और यहाँ पर ओवरलैपिंग कर दूं क्या कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की? नो सर। नहीं नहीं, Oh, sir. फासले हैं बट फासले कम हैं यहाँ पर। किसके बीच के? बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। बिल्कुल, आप लोगों ने भी साथ साथ कई बार आज बोल लिए हैं टर्म्स, तो अच्छा ही हो गया। तो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, ठीक है। और ये जो फासले हैं इनके बीच के, इसे क्या बोलते हैं? ईजी, है ना? यस ईजी इज Electron. लेस Sir. एनर्जी बैंड गैप। Energy band gap. ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी बैंड गैप है वो 3 eV से कम होता है। अच्छा, सिलिकॉन जर्मेनियम में से कौन ज्यादा अवेलेबल है सिलिकॉन। Silicon. और बढ़िया कौन है? Germanium. तो Germanium. बढ़िया का मीनिंग क्या होता है? बढ़िया का मीनिंग होता है कि जिसका ईजी कम होगा, है ना? यस तो यानी कि लिख लेते हैं ईजी की वैल्यू फॉर सिलिकॉन एंड ईजी की वैल्यू फॉर जर्मेनियम। अच्छा, कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं दोनों? 40 14 के। क्या है इनकी वैलेंसी? 4 4 है इनकी वैलेंसी। कितने बॉन्ड बनाते हैं ये? 4 बनाते हैं। आर बॉन्ड। क्यों बनाते हैं? जिससे कि इनकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाए, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, जिससे कि जो होता है 1.1 ईवी होता है 0.72 ईवी। कौन सा बढ़िया है? जर्मेनियम। जर्मेनियम बढ़िया है। दस जीई इज अ बेटर सेमीकंडक्टर। बढ़िया इसलिए है ये क्योंकि इसका ईजी कम है, इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से ऊपर जा सकते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। द जर्मेनियम इज अ बेटर सेमीकंडक्टर एज कंपेयर टू क्या? सिलिकॉन। एज कंपेयर टू सिलिकॉन। ये वैल्यूज याद करनी है आप लोगों को।
तो यहाँ पे हो गया। अब देख सकते हो कि एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन, अगर टेम्परेचर है 0 केल्विन तो सब कुछ एकदम जमा हुआ है। क्या 0 केल्विन अचीवेबल है? नो सर, नहीं, अचीवेबल नहीं है। तो एट T इक्वल टू 0 केल्विन नो इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम VB टू CB। ये VB क्या है वैलेंस Valence और band, CB क्या है? conduction band. ठीक है, तो क्या लिखा हमने कि अगर टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 0 केल्विन, जो कि एक थ्योरेटिकल आइडिया है। कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप नहीं मार सकता वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, और अगर कोई भी जंप नहीं मार रहा है तो सेमीकंडक्टर होते हुए भी ये मटेरियल इंसुलेटर बन चुका है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस Thus, सर, thus this material, despite being silicon or germanium, this material despite being Si or Ge behaves like 100% insulator। यानी कि सेमीकंडक्टर्स 100% इंसुलेटर की तरह बिहेव कब करते हैं? जब टेम्परेचर क्या होता है? 0 केल्विन। 0 केल्विन के बराबर, जो कि एक थ्योरेटिकल आइडिया है। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि सेमीकंडक्टर्स किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? इंसुलेटर की तरह। कब? 0 जब केल्विन। 0 केल्विन हो। 100% इंसुलेटर बन गया। कौन? सिलिकॉन या जर्मेनियम का चिप क्रिस्टल। बट अगर टेम्परेचर है ग्रेटर देन 0 केल्विन, तो सम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन विच बैंड? वैलेंस बैंड गेन कौन सी एनर्जी? थर्मल एनर्जी। कहां से? फ्रॉम द सराउंडिंग्स। अगर टेम्परेचर है 0 केल्विन से ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स विल गैदर thermal energy from the surroundings and get thermally agitated, और इस थर्मल एजिटेशन की वजह से ये फैसला कर लेंगे कि इनको छलांग मारनी है, एंड विल जंप फ्रॉम क्या टू क्या? VB to CB। VB to C, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। एग्जाम में यू हैव टू राइट फुल वर्ड्स, ओके? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से चला गया कंडक्शन बैंड में, तो वैलेंस बैंड में क्या बचेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेस। यस यस सर। तो लिखो कि नोट, when an electron present in which band बैलेंस बैंड। jumps to which band? कंडक्शन बैंड। conduction band, वो पीछे क्या छोड़ जाएगा? it leaves behind an electron deficient space। यस सर। it leaves behind an इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेस। Electron deficient space. electron deficient space। मैंने बोला deficient, लिख दिया deficiency। electron deficient space। Deficient space. हाँ जी। when an electron present in valence band jumps to conduction band, it leaves behind an electron deficient space। it leaves behind electron deficient space or a vacancy in the bond। बॉन्ड में एक वैकेंसी आ गई, किसके जाने की वजह से? इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Electron. बैलेंस। से। और वैकेंसी जो आ गई उसे हम बोल सकते हैं कि दिस वैकेंसी इज इक्विवेलेंट टू अ सीट ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। दिस वैकेंसी इज इक्विवेलेंट टू अ सीट ऑफ, इसको सीट कर लो। दिस वैकेंसी इज इक्विवेलेंट टू अ सीट ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो पॉजिटिविटी आती है, राइट? यस सर। Yes, sir. यहाँ पर हम ये बात बोल रहे हैं कि जब वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को तोड़ के भाग गया ऊपर कंडक्शन बैंड में, तो पीछे क्या छोड़ गया? अपना एक छोड़ गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेस। उसको हम बोल रहे हैं कि वो बॉन्ड में एक वैकेंसी छोड़ गया,
उसको हम बोल रहे हैं कि वो वहां पर छोड़ गया एक सीट ऑफ पॉजिटिव क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, यस सर, ये जो मैंने 3-4 वर्ड्स यूज किया ना यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेस बोल लो, या वैकेंसी इन द बॉन्ड बोल लो, या फिर सीट ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसे बोलते हैं होल। दिस वैकेंसी in the bond, this vacancy in the bond is called hole, HOLE। ठीक है, यस सर, Yes. ऑल राइट, वेरी गुड। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब गया वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो पीछे क्या छोड़ गया, होल। होल, Whole. तो ऐसा कुछ होगा, यानी कि इसको अगर हम बनाते हैं, तो अगर ये हमारे पास वैलेंस बैंड का टॉप लेवल है, और या छोड़ो इसको, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतने ही करते हैं। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी हम कल करते हैं। ठीक है, चलिए, Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Good वेरी night. मच, गुड नाइट, बाय Good night, sir. बाय।